हेलो एवरीवन, वेलकम टू विक्रमाज। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने एनसीईआरटी के लिए एक अलग सीरीज शुरू किया है। मतलब ये कि एनसीईआरटी सीरीज शुरू किया है जिसमें कि हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। जैसे कि एनसीईआरटी की जितनी बुक्स हैं फ्रॉम क्लास 6 टू 12th, जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट किया है। और इस सीरीज के अंतर्गत आप लोगों को 6th क्लास से लेकर 12th क्लास के सारे एनसीईआरटीज का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आपका जो बेसिक है वो काफी ज्यादा क्लियर हो जाए। इसी के साथ साथ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो क्या लाइन बाय लाइन पढ़ना जरूरी है, या फिर पेज बाय पेज पढ़ना जरूरी है, या फिर एनसीईआरटी के सारे बुक्स को पढ़ना जरूरी है। एनसीईआरटी के कौन से बुक को पढ़ेंगे और किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इज दैट क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चैप्टर का, जो कि चैप्टर 2 है क्लास 6 के एनसीईआरटी का, जिसका नाम है ऑन द ट्रेल ऑफ द अर्लीस्ट पीपल। मतलब कि जो अर्लीस्ट लोग थे जो हमारे जिसको बोल सकते हैं कि पूर्वज थे, उनका ट्रेल क्या था। ट्रेल का क्या मतलब होता है? ट्रेल का बेसिकली मतलब ये होता है कि ट्रेल से हम पता लगाते हैं कि आखिर अगर ये कोई यात्रा कर रहा है पर्सन, तो आखिर ये आया किधर से था और इसने किस रास्ते को तय करके इस जगह पे ये पहुंचा है। मतलब कि ट्रेल का क्या मतलब हो गया कि उसके निशान, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कभी सांप को देखा होगा, तो सांप जिस रास्ते से गुजरता है अपना निशान बनाते हुए गुजरता है। मतलब ये कि हम अपने पूर्वजों के निशान को जानने की कोशिश करते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए आरंभ करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो पूर्वज थे, जब तक उन्होंने न्यूलिथिक एज तक आते आते जब तक उन्होंने एग्रीकल्चर की शुरुआत नहीं की थी, मतलब ये कृषि को अपनाया नहीं था, जब तक उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आखिर कृषि की पद्धति क्या होती है या फिर खेती कैसे करते हैं, फार्मिंग जब तक उन्हें नहीं समझ में आया था, उससे पहले वो क्या करते थे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हंटिंग और गैदरिंग करते थे। मतलब ये कि या तो शिकार करते थे या फिर कुछ सामान को बचा लेते थे और उसको इकट्ठा करके अपना जीवन यापन चलाते थे। तो दो चीजों पे बेस्ड थे, मतलब कि उनकी जो जीवन थी, उनका जो लाइफस्टाइल था, वो दो चीजों पे आधारित था। वो कौन सी दो चीजें थी? वो दो चीजें थी, सबसे पहले कि हम जानेंगे कि प्लांट्स और दूसरी कौन सी चीज थी उनके सामने? दूसरी चीज थी एनिमल्स। मतलब ये कि एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे और प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे। अगर वो एनिमल्स पे डिपेंडेंट थे और प्लांट्स पे डिपेंडेंट थे, मतलब उन्हें एक आइडिया तो था क्या कि कुछ ना कुछ ग्रो हो रहा है। आखिर प्लांट्स को तो उन्होंने ग्रो होते हुए देखा ही होगा। तो जब चीजें ग्रो हो रही हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसको ग्रो कैसे करते हैं। उसके बहुत से रीजंस भी हैं। अगर मान लो ग्रो करना जान भी जाते तो उनके सामने क्या समस्या थी, उनको फायर नहीं पता था तब तक। ऐसे कुछ एविडेंस मिलते हैं कि न्यूलिथिक एज से पहले पैलेलिथिक एज तक उनको आइडिया हो गया था कि फायर, क्योंकि एसेस मतलब कि राख के कुछ अवशेष या फिर राख के कुछ निशानियां, एविडेंस मिले हैं, जिससे कि प्रूफ होता है कि उनको राख का भी आइडिया, मतलब कि फायर का भी आइडिया, अग्नि का भी आइडिया हो गया था। खैर, तो अर्लीस्ट पीपल व्हाई वेयर दे ऑन द मूव, मतलब कि वो कंटिन्यूअसली क्यों एक प्लेस से दूसरे प्लेस घूमते रहते थे। इसके पीछे का क्या रीजन है? तो उसके पीछे का रीजन ये है कि वो लोग किस पे डिपेंडेंट थे? वो डिपेंडेंट थे एनिमल्स पे और प्लांट्स पे। तो जैसा कि आपका एनसीईआरटी बोलता है कि 2 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब कि इस सब कंटिनेंट्स को कब आए थे? 2 मिलियन का क्या मतलब हुआ? 20 लाख ईयर पहले। We described at the hunter and gatherers. उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम शिकारी बोलते हैं, हंटर्स बोलते हैं और गैदरर्स बोलते हैं। The names comes from which they got their food. मतलब कि ये नाम वहां से आया क्योंकि वो क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाते थे और अपना खाने का प्रबंध करते थे। वो लोग क्या क्या हंट करते थे? तो सबसे पहले वाइल्ड एनिमल्स को हंट करते थे, उसके बाद फिश पकड़ते थे, बर्ड्स को पकड़ते थे, फ्रूट्स को गैदर करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे, रूट्स को खाते थे, नट्स को खाते थे, सीड्स को खाते थे, लिव्स को खाते थे, पेड़ों के जो छाल होते थे उसको खाते थे, और फिर फाइनली अंडों को खाते थे। इन सब से उनकी जिंदगी चलती थी। अगर मैं आज ये बोलूं कि हमारी भी जिंदगी
इनडायरेक्टली इन सारी चीजों पे आधारित है तो आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, लेकिन दोस्तों ये हकीकत के काफी ही परे है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, मैं एक हाइलाइटर ले लूं तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत से लोग खैर अभी तक दौर चल पड़ा है कोविड के बाद से कि दुनिया वेजिटेरियन की तरफ आगे बढ़ रही है। मतलब ये कि नॉन वेजिटेरियन को छोड़कर लोग वेजिटेरियन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि कोविड ने उन्हें सिखा दिया कि आपको अपना जीवन शैली बदलना होगा। लेकिन खैर बहुत से लोग अभी भी जो कि नॉनवेज पे बेस्ड है, नॉनवेज खाते हैं, उनके डाइट में नॉनवेज मेंशन ही होता है। फिश तो खैर आपको पता ही है सुपर फूड है, विटामिन का सबसे बड़ा सोर्स है। उसी के साथ साथ बर्ड्स, बट ऑब्वियस है चिकन तो बर्ड से ही आता है। उसके बाद फ्रूट्स, इसके बिना तो जिंदगी ही नहीं चल सकती। रूट्स, बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जैसे कि अश्वगंधा और वेरियस अदर्स जो कि हम लोग औषधि के रूप में लेते हैं और दुनिया इसके पीछे पागल हुई पड़ी अभी के टाइम पे। नट्स, इसे तो सबको पता है कि नट्स आज के टाइम पे लोग ले रहे हैं। सीड्स में मैं आपको बताऊंगा कि फ्लैक्स सीड, अभी के टाइम पे इसको सुपर फूड बोला जा रहा है फ्लैक्स सीड को। वही लिव्स, मतलब लिव्स के तो बोलना ही नहीं है, जैसे कि बहुत सारे नीम का जो लीव होता है या फिर तुलसी के जो पत्ते होते हैं, पुदीने के जो पत्ते होते हैं, स्टॉक्स का तो अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, इसका हम लोग मेडिसिनल यूज करते हैं, डायरेक्ट हम इसको नहीं खाते। और एग्स को तो बोलना ही नहीं है। मतलब ये कि हम उनको तो बोलते हैं हंटर्स एंड गैदरर्स, लेकिन वो मजबूरी में हंटिंग करते थे, कोई ऐसा शौक नहीं था उनको। लेकिन अभी तो हम लोग शौक से भी इन सारी चीजों को खाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। उनके पास क्या था, बहुत सारे प्लांट्स की वैरायटी मिल गई थी। क्योंकि ट्रॉपिकल लैंड में आ गए थे। और मतलब आपको पता होना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के जो एरिया को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या करते थे, प्लांट को प्रोड्यूस करना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता था, जहां से वो लोग फूड को ऑब्टेन्ड करते थे। मतलब ये कि ट्रॉपिकल रीजन में बारिश अच्छी खासी होती है, अगर जब बारिश अच्छी खासी होगी तो उनको ये सारी चीजें तो इजीली अवेलेबल हो जाता था उनके लिए। और ऐसे सिचुएशन में उनको उनके सामने खाने की कोई कमी नहीं होती थी। जिस खाने की तलाश में, जिस भोजन की तलाश में वो इतने दूर की यात्रा करके आए थे हमारे देश में, जैसे कि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आपको पता है कि सिविलाइजेशन की आने की शुरुआत कहां से हुई थी, अफ्रीका से। अफ्रीका से पहली बार लोग आए थे इस तरफ। मतलब कि अगर मैं आपको ये कहूं कि सिविलाइजेशन वेस्ट से ईस्ट की तरफ बढ़ता है, और आपको पता होना चाहिए, अगर आपने थोड़ी सी भी एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई कभी स्कूल में की होगी या फिर कभी बेसिक्स बुक को पढ़ा होगा, तो आपको एक आइडिया तो जरूर होगा कि इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली मतलब इंडस रिवर, तो आपको पता होगा कि इंडस रिवर इस वाले रीजन में बहती है। और इसी के आसपास सारे जो इंडस वैली के साइट्स थे, गुजरात, हरियाणा, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर और बाकी उस तरफ, मतलब कि इंडस रिवर के इस तरफ भी बहुत सारे साइट्स थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोट डीजी। तो इसी एरिया में सारे साइट्स थे। फिर धीरे धीरे इस तरफ बढ़ते जैसे जैसे उन्होंने जंगल को काटना शुरू किया। तो खैर, तो अफ्रीका से यात्रा तय करके जब इंडिया की तरफ वो लोग आए, मॉडर्न डे इंडिया की तरफ वो लोग आते हैं, तो उनको समझ में आता है कि यहाँ पे तो बहुत सारी खाने की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है और हमको खाने पीने की दिक्कतें नहीं होगी। क्योंकि उस वक्त के लोगों की आप माइंडसेट सोचो कि उनका सबसे बड़ा चैलेंज क्या था। उनका सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो ये था कि किसी भी तरह अपने आप को सर्वाइव करना है। मतलब कि किसी भी तरह जीवित रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज था। आज के टाइम पे हिस्ट्री, फिजिक्स और ज्योग्राफी पढ़ना नहीं था, या फिर मैथ्स के कैलकुलस और लिमिट्स और इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के मुश्किल सवालों को सॉल्व करना नहीं था। खैर, उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस तरह के काम को कर रहे थे, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, जो कि आप जानते भी होंगे भीमबेटका के गुफाओं के बारे में। मतलब कि कोई बच्चा या फिर कोई पर्सन वहां बैठ के चित्रकारी बना रहा होगा, चित्र बना रहा होगा, अच्छे अच्छे पिक्चर्स बना रहा होगा। आप याद कीजिए, ये उन दिनों की बात है जब कलर को इकट्ठा कर पाना भी बहुत ही मुश्किल काम था। अब मेरे जैसे लोगों को आप देखिए कि मुझे अब एक लाइन ड्रॉ करने में भी समस्या होती है। मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, या फिर मैं ये बोलूँ कि बिल्कुल अच्छी नहीं है, लेकिन उन दिनों भी कोई पर्सन होगा, कोई इंडिविजुअल होगा जो कि बैठ के पहाड़ों में चित्रकारी कर रहा होगा। उसके इंटेलेक्चुअल माइंडसेट को आप समझने की कोशिश कीजिए। खैर, मैं इस पे फिर से आऊंगा क्योंकि इस वाले पॉइंट पे मेरा एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। खैर, इस वाले स्लाइड में फिलहाल इतना ही था कि लोग हंटिंग और गैदरिंग पे
डिपेंडेंट थे और क्या क्या खाते थे, सारे सारे ब्यौरा आपके सामने मैंने दे दिया। अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ। अब सबसे बड़ी जो समस्या है या फिर सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि आखिर उनको ऐसा क्या था कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते थे। भाई एक जगह रहो ना। जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग बंजारा, मतलब ये बंजारा वर्ड काफी फेमस होगा, सुना होगा आप लोगों ने, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत सारे बंजारा के ऊपर फिल्में भी बन चुकी हैं, बहुत सारे गाने बन चुके हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बंजारा वर्ड के इर्द गिर्द इस गाने को बुना गया। जैसे कि वो गाना अरिजीत सिंह का था कि जैसे मिले हो तुम जैसे बंजारे को घर, इस तरह का मतलब भाव कुछ ऐसा ही था। मैं लिरिक्स मुझे सही से याद नहीं आ पा रहा है। मतलब ये कि वो क्यों एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रैवल करते थे, आखिर ऐसे उनकी क्या मजबूरी थी, या फिर वो क्या थे, इब्ने बतूता थे, मतलब कि ट्रैवलिंग करना उनको पसंद था, सोलो ट्रैवलर थे, बैग उठाए और चढ़ गए हिमालय की तरफ। जी नहीं, उनकी मजबूरी थी। 4 ऐसे रीजंस हो सकते जो कि साइंटिस्ट ने बताया है। यहाँ पे साइंटिस्ट कहने का मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है कि ऐसे 4 ऐसे रीजन हो सकते थे कि क्यों वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते थे। सबसे पहला जो उनका आर्गुमेंट है, वो आर्गुमेंट ये है कि वो बेसिकली क्या करते थे, वो बेसिकली एनिमल रिसोर्सेज पे डिपेंड करते थे और प्लांट पे डिपेंड करते थे। मतलब कि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते थे, प्लांट की खोज में, प्लांट पे डिपेंडेंट थे, तो प्लांट के खोज में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहे होंगे। वही अगर दूसरी बात बोले कि एनिमल जो थे वो भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे, सर्च ऑफ क्या, स्मॉलर प्रे, मतलब कि छोटे शिकारी के लिए। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर एक लॉयन है तो उसके लिए शिकार कौन है, एक डियर है। अब अगर डियर के पीछे यहाँ पे हमारे शेर भाई साहब हैं, इनके आगे है हिरन, डियर, अब इसके पीछे लायन जाएगा तो डियर भी आगे की तरफ जाएगा। अब ये जब दोनों आगे की तरफ जाएंगे तो इंसान भी आगे की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों को भी चाहिए कुछ न, मतलब इन दोनों को खाने वाला भी तो उस टाइम पे मैन ही था ना। तो इंसान भी जानवरों के पीछे पीछे चला जाता था, जबकि जानवर अपने से छोटे शिकार के पीछे जाते थे, उनके पीछे उनका भी शिकार आ रहा होता, शिकार नहीं शिकारी आ रहा होता था। तो ये 2 रीजन आपको समझ में आ गया, क्योंकि जानवर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सर्च कर रहे थे और इसी के साथ ग्रास और लिव्स के लिए भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते थे। क्योंकि जरूरी तो है नहीं कि सारे जानवर कार्निवोरस ही थे, कुछ ऐसे जानवर भी थे जो कि शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी। तो वो क्या करते थे, ग्रास की खोज में जाते थे और पत्तियों की खोज में जाते थे, और उनके पीछे पीछे हमारे पूर्वज भी चल पड़ते थे। अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। जो अगला पॉइंट है कि प्लांट्स एंड फ्रूट्स जो होता है डिफरेंट सीजन में, मतलब कि उसका कोई एक फिक्स सीजन होता है कि उसी सीजन में उसमें से उस प्लांट्स में से फ्रूट्स निकलेंगे। तो भाई अगर मान लो कि किसी में मैंगो है, अगर मैंगो समर में आता है तो जब समर निकल गया तो भाई विंटर और मानसून में आप क्या करोगे, तो आपको ऐसे प्लेस पे जाना होगा जहाँ पे ग्रेप्स मिल रहे हो, या फिर जहाँ पे वाटरमेलन मिल रहे हो, या फिर वेरियस अदर्स फ्रूट्स अवेलेबल हो। तो इसके लिए भी वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जैसे ही मौसम चेंज होता था वो निकल पड़ते थे झोला उठाकर। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि वाटर पे वो सर्वाइव करते थे, और मतलब कि रिसोर्सेज भी तो खत्म हो जाती थी ना। मतलब एक प्लेस पे आप ज्यादा टाइम पे रहेंगे, आपको खेती आती नहीं है, आपको कुछ बनाना आता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप रिसोर्सेज खत्म हो जाते थे। जैसे रिसोर्स खत्म हो जाते थे उनको दूसरे प्लेस पे मूव करना उनकी मजबूरी हो जाती थी। और उसके साथ ही साथ वाटर पे तो उनकी सर्वाइवल काफी ज्यादा थी। क्यों? क्योंकि अगर वो एनिमल चाहिए तो पानी पिएगा तभी जिंदा रहेगा, तभी तुम खाओगे। तो होता क्या था कि बहुत से ऐसे रिवर्स होते थे जो कि पेरिनियल होते थे। पेरिनियल करने का क्या मतलब हो गया कि उसमें सालों भर पानी होता था। कुछ ऐसे होते थे जो कि सीजनल होते थे, मतलब कि मानसून के मौसम में ही पानी आता था। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था, जैसे कि हिमालयन जो रिवर सिस्टम उसमें सालों भर पानी होता है, लेकिन वही अगर पेनिनसुलर रिवर सिस्टम की बात करें तो वहाँ पे पानी सालों भर नहीं होता है। मानसून कुछ नदियां हैं जिसमें कि सालों भर पानी होता है, लेकिन किसी किसी नदी में साल भर पानी नहीं होता है। तो वैसे सिचुएशन में क्या करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर जाते थे। आइए चलते नेक्स्ट स्लाइड में। आखिर हमें इन लोगों के बारे में पता कहां से चला? वेरी गुड क्वेश्चन। तो इनके बारे में पता चलने का जो मतलब, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो भी हिस्ट्री में जो लोग पता करते हैं वो चीजें पता कहां से करते हैं, वो पता करते हैं कि वो किस तरह का खाना खाते थे,
या फिर किस तरह के वो टूल्स को यूज करते थे। अब टूल्स कहने का क्या मतलब हो गया मेरा, टूल्स कहने का मतलब हो गया कि वो स्टोन एज था, जैसा कि आपको पता है कि वो स्टोन एज था। जब स्टोन एज था तो स्टोन एज में वो पत्थरों से ही चीजें बनाती थी, मतलब बनाते थे, मतलब कि उनकी जिंदगी पत्थरों के इर्द गिर्द ही गुजरती थी। जब जिंदगी पत्थरों के इर्द गिर्द गुजर रही है तो पत्थरों से ही पता चलता है, जैसे कि आपको पता है कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग इज अ प्रोसेस वेयर वी कैन फाइंड कि ये कितना पुराना है। मतलब ये कि वो जो हंटर गैदरर्स थे वो कुछ चीजें बनाते थे और पीपल मेड यूज टूल्स ऑफ स्टोन्स, वुड एंड बोन्स। मतलब कि लकड़ियों, जैसे कि लकड़ियां तो थी और हड्डियां भी थी। जब जानवर मर जाते थे तो उनकी हड्डियों का भी इस्तेमाल करते थे और अपना सर्वाइवल उसी टोन के सहारे अपनी सर्वाइवल को आगे की तरफ बढ़ाते थे। अब समझते हैं कि इन हड्डियों, इन लकड़ियों या फिर इन पत्थरों का वो क्या इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट वाले स्लाइड में हम इसको समझेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की बात करें तो नेक्स्ट स्लाइड में आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे कुछ स्टोन्स हैं, जैसे कि ए नंबर का जो स्टोन है, ए नंबर का जो स्टोन है उसमें बोला जा रहा है कि these are example of the earliest stone tools। मतलब कि ये जो है उस टाइम पे ये लोग इसका सामान बनाते थे, टूल्स बनाते थे, मतलब जानवरों का शिकार करना या फिर किसी की डेथ हो जाए तो उसको दफन करना, उसके लिए कब्र खोदना, इसका इस्तेमाल इन वाले पत्थरों का वो करते थे। नोकीला आप देख रहे हो इधर पॉइंटेड है। अलग अलग स्टोन, अलग अलग टूल्स का वो लोग अलग अलग तरह से इस्तेमाल करते थे। वहीं अगर मैं बात करूं जो बी नंबर का जो स्टोन है, these were made several thousand year later। मतलब कि ये जो है एनसीईआरटी से मैंने ये इमेजेस निकाले हैं जिसमें कि ये बहुत ही पहले बनाए गए थे। मतलब कि 1000 years, मतलब कि कोई तय डेट नहीं है कि कब ये बनाए गए होंगे, लेकिन इससे कार्बन डेटिंग से पता चलता है कि बहुत ही ज्यादा पुराने हैं। वहीं मैं अगर सी वाले की बात करूं तो उसमें एनसीईआरटी हमको बताता है कि ये लेटर स्टिल, मतलब कि इसको भी बहुत ही पहले बनाया गया होगा। वहीं अगर मैं डी वाले की बात करूं तो डी में हमें पता चलता है, जानने को मिलता है कि डीज वर मेड अबाउट 10,000 years ago। मतलब कि इसको कुछ नया था। इन आप देख रहे होंगे उनकी क्वालिटी में भी काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिला होगा। मतलब क्वालिटी काफी इंप्रूव करके आपको देखने को मिला होगा कि इसमें काफी पॉइंटर्स और काफी डिफरेंट शेप के स्टोन बनाए गए। वहीं अगर मैं बात करूं ई वाले का तो दीज आर द नेचुरल पेबल्स। मतलब कि इसमें कोई नक्काशी नहीं करी गई है, ये नेचुरल हुआ करते थे और नेचुरल पेबल्स थे, मतलब कि नेचुरल स्टोन थे। तो मतलब इसको देखने से आपको इस बात का अनुमान लग सकता है कि उनकी जो जिंदगी थी इन्हीं पत्थरों के आसपास थी, इन्हीं पत्थरों में वो अपने लिए संभावनाएं तलाश कर रहे थे। अगले स्लाइड की तरफ पढ़ेंगे तो चूजिंग अ प्लेस टू लिव इन, मतलब ये कि वो कैसे सेलेक्ट करते थे कि कौन से प्लेस पे हमको रहना है। मतलब ये कि आप कैसे सेलेक्ट करेंगे कि आपको दिल्ली रहना है, मुंबई रहना है, बेंगलुरु रहना है, हैदराबाद रहना है या फिर दुबई रहना है या फिर सैन फ्रांसिस्को ही क्यों ना रहना हो। आपकी अपनी एक प्रायोरिटी होती होगी, आपकी अपनी एक फिक्स काइंड ऑफ लाइफस्टाइल होगा कि भाई मैं तो यहीं रह सकता हूँ, इसके अलावा मैं कहीं नहीं रह सकता। तो क्या इनकी भी कोई लाइफस्टाइल्स थी, इनकी भी कुछ प्रायोरिटीज थी। ऐसा क्या हुआ कि कुछ लोग ही इंडिया की तरफ आए, बाकियों ने बोला कि भाई हम जहाँ हैं वहीं ठीक है। तो ये जो ह्यूमन टेंडेंसी होता है ना, ये जो मानव का, इंसानों का जो मनोविज्ञान होता है, ये काफी ही डिफरेंट है। मतलब कि पता नहीं, मुझे ये समझ में नहीं आता है कि साइकोलॉजिस्ट एक इंसान को स्टडी करके बता देते हैं कि इस तरह के लोग का पैटर्न क्या होगा, जबकि मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब 7 बिलियन पर्सन हैं इस वर्ल्ड में अराउंड, और मुझे ऐसा लगता है कि 7 बिलियन इंडिविजुअल्स में हर कोई अलग है। मतलब हर किसी की सोच अलग है, हर किसी की टेंडेंसी अलग है, या फिर हर किसी का जीवन जीने का जो तरीका है वो काफी ज्यादा अलग है। खैर, अब हम आते हैं अपने पूर्वजों पे कि जब स्टोन एज के जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने क्यों चुना और कैसे चुना, उनका क्या तरीका होता था चीजों को कि हम यहाँ पे क्यों रहेंगे और यहाँ पे हम कैसे रहेंगे इसके लिए। तो चलिए हम पढ़ते हैं इसमें कि आखिर उन्होंने क्यों चुना और कैसे वो चुनते थे कि हमको कहाँ रहना है।
तो खैर एक मैं मैप में दिखाऊंगा, बहुत से अलग अलग प्लेसेस हैं, साइट्स हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा बताए गए हैं कि यहाँ प्रोबेबली यहाँ हो सकते थे। मैं एक और बात आपको बता दूं, चूंकि वो काफी बेसिक बुक है, मतलब कि 6th क्लास की बुक है, तो एक बात जो मैं आपसे क्लियर कर दूं कि हिस्ट्री जो होता है वो एक परसेप्शन होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मतलब कि आपने सुना होगा कि कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस या फिर राइट विंग्स हिस्टोरियंस, तो मतलब ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट होता है ना कि इसमें बहुत सारे परसेप्शंस हो सकते हैं और बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज भी हो सकते हैं। तो कुछ हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग उनका ये मानना है कि वो क्या करते थे, हंटर एंड गैदरर्स थे जो कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे घूमते रहते थे, और कुछ में दिखाया गया है साइट्स को कि आपको उसी के साथ साथ इसमें आपको उनके स्टोन टूल्स को भी बताया गया है, जो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और जहाँ पे उनको स्टोन्स अच्छे से दिख जाते थे, जहाँ पे स्टोन्स टूल्स बनाने के लिए उनको मिल जाता था जगह, वहीं पे वो अपने आप को रहना, अपने आप को स्टे करना पसंद करते थे। मतलब कि अब देखो चीजें कैसे चेंज हो रही थी। पहले वो क्या सोचते थे कि जहां हमको खाने की अच्छी जगह मिल जाएगी वहीं पे हम रहेंगे। अब उनकी प्रायोरिटी चेंज होने लगी। अब वो सोचने लगे कि जहां पे हमको अच्छी क्वालिटी का स्टोन मिलेगा, क्योंकि अब उनको टेक्निक आ गया था, अब वो जान गए थे कि अब हमको सरवाइव करना है तो हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले स्टोन के टूल्स बनाने होंगे, तभी हम बेटर तरीके से सरवाइव कर सकते हैं। जब उन्होंने स्टोन के टूल्स बनाने जान लिए तो उनकी प्रायोरिटी अब चेंज होने लगी, उनकी प्राथमिकताएं बदलने लगी, और उन्होंने बोला कि भाई खाना तो ठीक है, अब हम उस स्टेज पे आ चुके हैं जहां पे हमको खाने चैलेंजेस हैं, क्योंकि अभी भी एग्रीकल्चर शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हम अब स्टोन टूल्स जहां पे अच्छी क्वालिटी के हमें स्टोन्स मिलेंगे हम वहीं पे रहेंगे। ये कुछ प्लेसेस हैं जो कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने बताया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुर्ज होम की। ये है श्रीनगर कश्मीर में, और यहीं पे सबसे पहले डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स के जो साक्ष्य हैं यहीं से प्राप्त होते हैं। ये है मेहरगढ़। और एग्रीकल्चर के साइट्स नियोलिथिक एज में, पैलेयोलिथिक से हम नियोलिथिक की तरफ बढ़ेंगे, तो नियोलिथिक एज में यहीं पे एग्रीकल्चर के जो भी एविडेंस है हमको यहीं से जानने को मिलते हैं। अगर बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश में एक जगह है जहाँ पे एक गुफा के अंदर में बहुत ही खूबसूरत चित्र बनाया गया, जो कि करीब करीब 10,000 से 12,000 फिर 15,000 साल पहले की चित्रकारी, ऐसा आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। वहीं हम बात करें चिरांद की, ये बिहार में एक प्लेस है, और मेहरगढ़ इज अ प्लेस वेयर सम अराउंड बलूचिस्तान इन पाकिस्तान और अफगानिस्तान काइंड ऑफ, मतलब कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर। चिरांद ये गंगा नदी के नॉर्थ में कहाँ पे है, बिहार में, और ये बिहार के सारण जिले में ये चिरांद वाला जो प्लेस है यहाँ पे देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं, मैं पहले हाईलाइट कर देता हूँ कि जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ मॉडर्न डे है, जैसे कि ये कलकत्ता है, ये मुंबई है, जैसे आपको पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है। बाकी नीचे तो आपको पता ही होगा कि इंडियन ओशियन है, और ये लक्षद्वीप। खैर अब हम बात करेंगे चिरांद तक बात हो गई। ये है डाजोली हैंडिंग जो कि बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में। अगर हम नीचे आए, इमामगांव है जो कि करीब करीब गोदावरी के नीचे और कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में कोई रीजन है, हुमसी जो कि कर्नाटका में है। और अगर हम नीचे की तरफ आए तो आपको आदिया चुल्लार मिलेगा जो कि कहाँ पे है, ये है तमिलनाडु में। तो ये कुछ साइट्स हैं जो कि आपको एनसीईआरटी बताता है, आप इस साइट्स को याद रखेंगे। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकता है कि नॉर्थ से साउथ की तरफ इन सारे साइट्स को अरेंज करें, तो आपको पूछ देगा कि चिरांद ऊपर है या फिर भीमबेटका ऊपर है, तो आपको पता होना चाहिए कि चिरांद यहाँ है बिहार के पास, भीमबेटका उससे नीचे है। मेहरगढ़ और बुर्ज होम में भी काफी ज्यादा डिफरेंस है। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। मेकिंग स्टोन टूल्स, आखिर वो स्टोन टूल्स बनाते कैसे थे? तो जैसे कि आपको पता है उनका जो स्टोन टूल्स होता था, बेसिकली जो टेक्निक थी उनकी, वो दो तरीके के टेक्निक्स पे काम करते थे। उनकी जो दो तरीके की जो टेक्निक्स थी वो कौन कौन सी टेक्निक्स थी, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना ज्यादा जरूरी है कि अभी के टाइम पे जो हैमर है, जो हथौड़ा है, वही उनका सबसे अच्छा
टूल हुआ करता था। तो कैसे बनाते थे, वो क्या करते थे, एक, मैं फिर से बोल रहा हूँ मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, इस तरीके का कुछ वो बनाते थे जिसका यूज वो करते थे पेड़ों को काटने में या फिर जानवरों का शिकार करने में। ये वाला जो पार्ट होता था ये भी पत्थर का होता था, और ये जो पार्ट होता था ये भी पत्थर का होता था। लेकिन ये जो पार्ट होता था, मैं कलर चेंज कर दूं, ये जो पार्ट था, ये पार्ट काफी प्लेन हुआ करता था, काफी सतही हुआ करता था, और ये वाला पार्ट जो होता था काफी ज्यादा पॉइंटेड हुआ करता था, जिसको क्यों घिस कर पॉइंटेड बनाते थे। तो इस वाले लाइन में वही लिखा हुआ कि वन हैंड में क्या होता था, अलग ही स्टोन होता था, और दूसरे हैंड में क्या होता था, हैमर की तरह कुछ बनाते थे वो, और द सेकंड स्टोन वाज यूज्ड टू स्ट्राइक ऑफ फ्लैक्स, मतलब कि वो सेकंड स्टोन का यूज क्या करते थे, उसको स्ट्राइक करने के लिए, उस पे पीटने के लिए। वही जो दूसरा तरीका था उनका कुछ इस तरह का तरीका था, ऐसे करते थे, ये एक लंबा सा स्टोन होता था, उसके नीचे यहाँ पे ऐसे बनाते थे, उसके नीचे यहाँ पे ऐसे बनाते थे, और एक साथ दो बार दो जगह पे वार करने के लिए इसका इस्तेमाल, अटैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे, जो कि आपको सेकंड पॉइंट में दिया हुआ है। आप चाहे तो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। हाँ, कुछ जगह पे एसेस के भी ट्रेसेस मिले हैं, मतलब कि वहां पे उनको पता चल गया था कि आग ऐसी भी कोई चीज होती है। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स सच एज सोर्स ऑफ लाइट, मीट को कुक करने में, और फिर एनिमल्स को भगाने में। मतलब कि वो क्या कर, अग्नि का इस्तेमाल वो किन चीजों में करते थे, सबसे पहले मीट होता था उसको कुक करने में, और एनिमल्स को भी भगाने में, मतलब कि जंगली जानवर आग के डर से भाग जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चेंजिंग इन्वायरमेंट, ऐसा हुआ कि करीब करीब 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले कुछ चेंजेस आने लगे। जैसे कि अभी हम लोग क्या है, क्लाइमेट ग्लोबल वार्मिंग, लेकिन हाल ही में WHO ने क्या बोला है कि हम ग्लोबल वार्मिंग के दौर से गुजर रहे हैं। ऐसा ही कुछ वो भी इसी एज से वो भी गुजर रहे थे, और उनका क्या हुआ कि जब ऐसी सिचुएशन आ गई तो क्या करने लगे, पलायन करने लगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ट्रेवल करने लगे। रॉक पेंटिंग्स एंड टेलस एंड व्हाट दे टेल अस, मतलब कि मैं यहाँ पे बात करूंगा भीमबेटका की। भीमबेटका जो कि इस वाले लोकेशन में आपको देखने को मिलेगा, जो कि मैंने मैप में दिखाया था। दिस इज द भीमबेटका, और एक काफी इंपॉर्टेंट साइट है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी पर्सन, जिन लोगों ने भीमबेटका में पेंटिंग्स बनाए होंगे वो काफी ज्यादा विजनरी लोग होंगे, मतलब कि हम बहुत ही दूर की सोचने वाले लोग थे वो। और जहाँ पे सारे लोगों के लिए चैलेंज क्या था कि हमको किसी भी तरीके से सरवाइव करना है, वहाँ पे ये लोग, कुछ लोग मिलके पेंटिंग्स बनाते थे कैब के अंदर में बैठ के। आप सोचो कि एक पर्सन है, या फिर चलो स्टोरी को ऐसे नरेट करते हैं कि वो लोग एक जगह पे जाते होंगे जहाँ पे नदी बहती होगी, और वहां से पानी भरकर ले आते होंगे अपने घरों की ओर। ये उनका घर होता होगा। यहां से कुछ दूरी पे एक नदी बहती होगी। अब कुछ लोग यहाँ से ट्रेवल करके जाते होंगे, पानी लेकर वापस अपने घर की ओर आते होंगे। लेकिन अब मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कुछ महिलाएं, कुछ लेडीज, अब आप बोलोगे कि लेडीज ही क्यों पानी भरे, उस टाइम तक वुमेन एम्पावरमेंट नहीं आया होगा वहाँ पे, बाय द वे मजाक कर रहा हूँ। तो कुछ लोग यहाँ पे जाते होंगे पानी भरने, और दो लेडीज यहाँ पे बैठ के बातें कर रही हैं अपने अपने बेटों के बारे में। और एक लेडी दूसरी लेडी को बोल रही है कि तुमको पता है मेरा बेटा बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही स्किल्ड है। तो पूछती है कि भाई ऐसा कौन सा टैलेंट है उसमें, तो बताती होगी कि मेरा बेटा जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से लकड़ी काटता है। उस टाइम के अनुसार बहुत ही स्किल्ड लोग किया करते थे। ये पूछती है कि भाई तुम्हारा बेटा क्या करता है, तो ये बताती होंगी कि मेरा बेटा कुछ नहीं करता, वो नालायक है, किसी केव में बैठ के वो क्या करता है, पेंटिंग बनाता है। इन्होंने बोला होगा भाई तुम्हारा बेटा सच में नालायक है, फालतू का टाइम पास कर रहा है, वो पेंटिंग बना रहा है। अब आते हैं वापस 2023 में। अब आप समझिए 12,000 साल बाद ये जो पेंटिंग्स थी, जो कि उस वक्त के लिए ये नालायक था, एक काम चोरी करने वाला पर्सन का काम था, आज हमारे इतने काम आ रहा है कि हमको उस वक्त का इंफॉर्मेशन दे रहा है। मतलब ये
कि इंसान जब दूर की सोचता है तो उस वक्त के लोगों को बात समझ में नहीं आती है। यहाँ बैठे लोगों को पता था कि जब आने वाली पीढ़ियां हमें याद करेंगी तो उनके लिए हम कुछ छोड़ कर जाते हैं, ताकि चाहे दुनिया हमें कितना ही निकम्मा क्यों ना कहे। तो ये जो कहानी है वो हमें सीख देती है कि जब भी आप दूर की सोचोगे, आपके समय के लोगों को बात समझ में नहीं आएगी, लोग आपको निकम्मा बोलेंगे, बेवकूफ बोलेंगे और कामचोर बोलेंगे। खैर, तो पेंटिंग्स था जो हमें उस वक्त के समय के बारे में बताता है, जो कि मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, फिर साधारण उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में देखने को मिलता है इस तरह के पेंटिंग्स, मुरल पेंटिंग जो कि दीवारों पे बनाए गए थे। हुंसी एक प्लेस है कर्नाटका के आसपास, वहां पे भी पेंटिंग हमको देखने को मिलता है रॉक शेल्टर पे। और ये पेंटिंग जो होता था हैबिटेशन के बारे में बताता था वहाँ के लोगों को। और ये जो एविडेंस होता था सजेस्ट, मतलब कि क्लोज टू स्प्रिंग्स, नदियों के किनारे इस तरह के होते थे, लाइमस्टोन के होते थे, और किस तरीके से वहाँ से पत्तों में से या फिर फलों में से या फिर सीड्स में से कलर निकाल के वो लोग पेंटिंग्स बनाया करते थे। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इसमें बताया गया है आपको कि मेजोलिथिक पीरियड जो था करीब 12,000 से 10,000 साल पहले था, और न्यूलिथिक एज जो था वो करीब 10,000 ईयर्स एगो था आज से। ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको याद कर लेनी चाहिए। कभी कभी एमसीक्यूज में पूछ देता है स्टेट पीसीएस में खास करके। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चैप्टर जिसमें हम लोगों ने पढ़ा अपने पूर्वजों के ट्रेस को, कि वो कहाँ से आए थे, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कैसे करी, उनके चैलेंजेस क्या था, किस तरीके से चीज़ें बदल रही थी, फूड गैदरर्स या फिर हंटर्स वो क्या बन जाते हैं, टेक्निक सीख ली थी उन्होंने टूल्स बनाने के, स्टोन टूल्स बनाने के। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।